ह्यूमैनिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग। आपदा या अवसर। जहां इस वक्त कोई अपने घर में अपने माता पिता बहन भाई अपने बच्चे अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को खो रहा है या ऑलरेडी खो चुका है, वहाँ इस आपदा में भी ऐसे लोग हैं जिनको अवसर की तलाश है। जय हिंद दोस्तों, मैं छवि श्रीवास्तव आज आपके साथ डिस्कस करूंगी ये मुद्दा, जो कि इस आपदा के समय में हमारे सामने एक अलग ही इमेज सोसाइटी की आई है। लीगल इलीगल लॉफुल अनलॉफुल, लोग इसके बीच का तो जैसे अंतर ही भूल चुके हैं। जहाँ पे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कैंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीजें, इनकी ऑलरेडी ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी है और हो भी रही है। ये सारी चीजें जहाँ पे एमआरपी के ऊपर बिकना अलाउड नहीं होती हैं, वहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि एमआरपी से 10 नहीं 20 गुना ज़्यादा, शायद उससे भी ज़्यादा कीमतों पर बेची जा रही है। और आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह जी, जो कि उर्फ जिनका नाम मिन्नत गोरखपुरी से भी जो ऑलरेडी फेमस हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं, रिनाउंड पोएट हैं, राइटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। इन्हें ऑलरेडी 500 से भी ज़्यादा नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आप इनके आर्टिकल्स अक्सर करके न्यूज़पेपर जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ते रहते हैं। और मैं ये भी मेंशन कर दूं कि सर को जल्दी ही थाईलैंड से एक धराधाम साहित्य रत्न 2021 के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सर, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ इस वीडियो पे कनेक्ट हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अभी एक लाइन बोली थी शुरुआत में, आपदा या अवसर। सर, आपका क्या नजरिया है कि लोगों ने इसको, इस सिचुएशन को क्या समझ लिया? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जिस पर वर्तमान समय में लोग बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन आपकी इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। जो आपने बात कही कि आपदा या अवसर, ये दो ऐसे वर्ड हैं, जब आप इनका विश्लेषण करेंगी या इनके बारे में जानने के करीब जाएंगी तो आपको यह एहसास होगा कि आपदा और अवसर दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमने ही नहीं, यानी आम लोगों ने ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने इनको मर्ज कर दिया है। जब उन्होंने मर्ज किया है, एक जगह लाके एकत्रित किया है, तो उसका नुकसान जो है वो आम आदमियों को उठाना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए कि जब वैक्सीनेशन पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई थी, उसकी चीजें अभी पूरे रूप से समाज में आई नहीं थी, उस वक्त हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि हम टीकाकरण का उत्सव मना रहे हैं। भाई, यहाँ लोग मर रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं और आप उसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं। ये किस तरह की सोच है आपकी? और जब हम किसी भी व्यक्ति को अपना शासक बनाते हैं, मुख्यमंत्री, हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में बहुमत के द्वारा जब आपको जनता चुन करके भेजती है तो वो ये समझती है कि आप हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में, हमारे पेरेंट्स के रूप में काम करेंगे। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि जब सरकार इस तरह का अवसर तलाश कर रही है और सरकार इस तरह की बातें कह रही है, तो आम आदमी जिसको मौका मिलेगा वो उसको क्यों नहीं भुनाएगा, वो उसको क्यों नहीं भजाने की कोशिश करेगा। अभी आप जब बात कर रही थी तो मैं वहीं से देख रहा था कि आपने जो बातें मेंशन की, यकीन मानिए मैं जिस शहर में रहता हूं वो मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब शुरुआत हुई थी तो जो सिलेंडर 200-250 रुपए में मिलते थे वो सिलेंडर 40-40 हजार रुपए में बिके हैं सर। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपको कि 40-40 हजार रुपए में बिके हुए हैं, उसके बिल्स मौजूद हैं, वो जहां से लिया गया वो मौजूद है, लोग देने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं है ही नहीं है, है ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मुझे जरूरत है, औरतों ने अपने गहने बेच करके अपने पतियों के लिए सिलेंडर ले आए हैं इस शहर में, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, और आप कह रही है कि जो है अवसर फायदा जो है जो यहाँ के बड़े व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, वैसे तो मेरा सवाल आपसे सरकार की तरफ अगला होने वाला था, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि जहाँ पे सरकारें ही इतनी लिबरल होंगी और इस चीज को जब वो आपदा और अवसर को एक साथ मर्ज कर देंगी तो फिर लोग क्यों पीछे हटेंगे? उन्हें तो वैसे भी एक मौका चाहिए। आप
आप मुझे एक बात बताइए कि बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोना चाहता? जी, बिल्कुल, आप मुझे बिल्कुल। बता दीजिए, आपदा में एक बड़ी चीज़ होती है जब आप कभी पढ़ेंगे कि आपदा आती है, जैसे फ्लड आते हैं, बाढ़। अब जी, उसमें आप मुझे ये बताइए, सरकारी तंत्र की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं सरकारी तंत्र में हूँ, कहीं कुछ भी बैठा हुआ हूँ और मुझे मौका मिले और मैंने ये कहा कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, वहाँ राप्ती नदी बहती है। मैंने कहा कि मैंने यहाँ 10 बोरी, 50 बोरी हमने यहाँ पर सीमेंट डाली बाँध को रोकने के लिए, वो बह गई। मैंने जी, डाली या नहीं डाली, शासन ये नहीं पूछेगा, वो कहेगा आप मुझे पर्ची दीजिए, जिस कंपनी से आपने डिलीवरी की है वो दीजिए, मैंने दे दिया, मुझे पेमेंट मिल जाता है। तो लोग अवसर तो वो लोग बना रहे हैं जिनको मौका है कि वो दूसरों की मदद कर सकें, जो ईश्वर को याद कर सकें। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरे के काम आ सके, वो लोग इसको अवसर बना ले रहे हैं। मैम, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, जब बड़े लोग अवसर बनाएंगे तो उनसे छोटे क्यों नहीं बनाएंगे? जी। सर, लेकिन मैं इस पे आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी। सरकार पे मैं ज़रूर आऊँगी और मेरा आगे का ये सवाल होगा भी कि आखिर सरकारें इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है इसको रोकने में। लेकिन सर, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं और सर आपने ऑलरेडी अभी तक, जहाँ तक मेरा जानना है, आपने बहुत सारे कोविड के मामले पे इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दिए हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे डिस्कशन की। सर, आपका क्या व्यू एंगल है कि क्या ह्यूमैनिटी, मानवता बिल्कुल खो चुकी है आजकल की सोसाइटी में? क्या लोग बिल्कुल भूल देखिए चुके हैं? जी, देखिए मैम, मैं 2 बातें यहाँ पर कहूँगा कि समाज जिस तरीके से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस आपदा में समाज के 2 रूप देखने को मिले हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि हर किसी ने आपदा बनाया है। कुछ लोगों ने इसको सेवा ही नहीं, कुछ नहीं, बल्कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर निजी संस्थाएँ नहीं होती, लोग नहीं होते, तो यकीन जानिए जिस तरह की ये भावा बीमारी, वैश्विक महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, हम लड़ नहीं सकते थे, कामयाब नहीं हो सकते थे। चाहे वो पहली लहर रही हो, चाहे दूसरी लहर रही हो। पहली लहर में जिस तरीके से हमारे देश के लोगों ने धर्म, जाति से ऊपर उठ करके जिस तरह से काम किया है, मैं आपसे बता नहीं सकता हूं। मैं लाइव मैंने देखा इस बार की, जब मैं सेकंड वेव की बात आप कर रही हैं, मैं आपको बताऊं, आप कह रही हैं, मैंने देखा है कि जब मानवता की बात आती है तो गुरुद्वारे के लोग सबसे पहले आगे आते हैं। चाहे वो खाना खिलाना हो तो आपके लिए लंगर बिल्कुल सर। लगाते हैं, और आज की डेट में वो आपको सिलेंडर बांट रहे हैं। जिन मस्जिदों के ऊपर ये मीडिया उंगली उठाती थी, आप उनके बारे में सर्च कीजिए, नेट पे आपको मिलेगा कि वहां क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। लोग अपने घरों में रह करके नमाज पढ़ रहे थे, खुद का प्रिकॉशन कर रहे थे, साथ ही साथ भूखे रह रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, 1000 से ज्यादा आपको इस तरह के वाकयात मिलेंगे। यह हमारे मुल्क की खुसूसियत है, ये हिंदुस्तान की विशेषता है। आप देखिएगा कि कोई अपनी गाड़ी बेच करके मदद कर रहा है, कोई रोजा रख करके सिलेंडर ले जाकर के दूसरों की सहायता कर रहा है, कोई रोजा तोड़ करके ब्लड दे करके सहायता कर रहा है। यही तो है सर, यही तो मानवता है। मानवता कहते किसको है? मानवता नाम किसका है? मानवता यही है कि दूसरे के सुख को सुख समझिए और दूसरों के दुख में उसके साथ पैरेलल खड़े हो जाइए, तब जाकर के आप इंसान हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है, वो यकीन जानिए वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, फिर वो जानवर है, वो सिर्फ अपना पेट भरना जानता है और किसी काम का वो नहीं है। तो सर, इसी के साथ बिल्कुल आपकी बातें, बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आए ही क्यों? क्यों नहीं वो जिस चीज़ की जननी जहाँ से बन रही है उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया होता? इसमें सर आपको क्या लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ तक का क्या रोल है कि वो ऐसे क्या स्टेप्स अभी भी उठा सकते हैं, या उन्होंने पहले उठाने चाहिए थे कि जिनसे इतनी बड़ी ये जो ब्लैक मार्केटिंग की एक खदान बन चुकी है उसका कभी उपज वो होती ही नहीं? मैं आपको बताऊं मैम, क्या ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रही थी, सिलेंडर का मैंने वाकया सुनाया। आप गोरखपुर है भलोटिया मार्केट, जहाँ पे दवा जी, मिलती है। जी, मैं आपको आज कह रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में आप जाइए, जो इंजेक्शन आपको 20 रुपए में मिलती थी, आज वो एमआरपी फाड़ करके वो 200 रुपए में बेची जा रही है। जी। और मैं तो भाई नीड हूँ, मुझे नीड है। मेरे मेरे घर में मेरे फादर इंसुलिन पाएंगे, ये मेरी मजबूरी है। तो आप मुझे बताइए, मैं क्यों नहीं खरीदूंगा उसको? मुझे खरीदना है। और क्या आप मुझे ये बताइए कि वही बगल में 200 मीटर कार्यालय है, क्या उनको
ये सही है? क्या वो जान नहीं रहे इस बात को? कहीं ना कहीं वो जान के वो भी सपोर्ट करते हैं, बल्कि दूसरे शासन के लोग भी सपोर्ट करते हैं, सरकारें भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये लोग सरकार को डोनेशन देते हैं, तब जाकर के सरकारें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको नाम बताता हूँ, आप जाकर के चेक कीजिए कि मैं सही हूँ या गलत, फिर आप मुझे बुलाइएगा और बताइएगा कि मैंने सही कहा है या गलत। तो अभी आप सुमेर सागर गोरखपुर में एक जगह है, आप जाइएगा, यहाँ पे जो है वो जो है गाड़ियों के पार्ट मिलते हैं, बाइक्स वगैरह के पार्ट मिलते हैं, दुकानें बंद है, कुछ दुकानदार चोरी छुप के बेच रहे हैं, और आप यकीन मानिए जो सामान 50 रुपए का है उसकी एमआरपी पार करके 300-300 रुपए में बेची जा रही है। लेकिन भाई मुझे जरूरत है तो मैं लूंगा ही लूंगा, मेरी मजबूरी है। और दूसरे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया चालान हो जाएगा, क्या करें हम ऐसे हैं। पता चला उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो थानों पे पैसे पहुंचाते हैं, उसके बाद उनको दुकान खोलने की परमिशन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बॉटम टू टॉप सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, तब जाकर के ये कालाबाजारी हो रही है। अगर एक भी आदमी, मेरे फादर मुझसे कहा करते हैं कि अगर आप कहीं पहुंच जाइए और अगर आप अधिकारी हैं और आप अगर जो है वो रिश्वत नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे, तो आपके चपरासी की हिम्मत नहीं है कि वो घूस ले लेगा। लेकिन अगर आप 10 रुपए लेंगे तो आपका चपरासी 10,000 लेगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत सही बात कही है आपने, और वो बिल्कुल सही कही है कि जब एक टॉप लेवल का इंसान जो ग्राउंड लेवल से ऊपर काम कर रहा है, अगर उसने शुरुआत कर दी तो उसके अंदर जो भी उसके अंडर में उसका एम्प्लॉय होगा, ऑब्वियस सी चीज है कि वो तो करेगा ही करेगा। उसकी तो फिर एक तरीके से उसको आपने सारे सोर्सेज दे दिया, आपने उसको रास्ता पकड़ा दिया कि भाई तुम इस पे आगे मैंने बढ़ो। आपसे कहा ना, मैंने आपसे यही बात कही ना कि आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री महोदय हर 15 दिन 20 दिन 1 महीने तो गोरखपुर आ जाते हैं, और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको मेंशन किया है, आप जाकर के देखिए कि भलोटिया मार्केट गोलघर में दवाई की मार्केट है, आप जाइए, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, वहां कोई दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वहां कोई मास्क का उपयोग बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या है। और आप यकीन मानिए वहां जाकर के दवाएं ब्लैक इस तरह से हो रही है कि आपसे कहा नहीं जा सकता। गरीब आदमी आज क्यों मर रहा है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसको दवाएं नहीं मिल रही। इसमें मसला ये हो गया है कि जिसको खांसी सर्दी जुकाम ये जो बीमारियां हैं, उनसे जो लोग पीड़ित हैं, उनको दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में जो जो डेथ रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। सर लेकिन आपकी इसी बात पे मेरा एक और मुद्दा है। एक तो पहलू है कि दवाइयों की और बाकी सारी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और जिसकी वजह से भी बहुत सारी मौतें हुई हैं, वो है हॉस्पिटल में बेड्स की कमी। देखिए मैम, मैं आपको बताऊं कि मैं, आपने जो बात कही मैं पढ़ रहा था, तो आप मुझे ये बताइए कि जब कोरोना का पहला काल आया था, जब पहला कोरोना चल रहा था 19 में, कोविड-19 जब आया था 2019 में, उस वक्त क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको आगाह नहीं किया था? क्या WHO ने ये नहीं कहा था? कहा था। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पहले से जो है वो प्रिकॉशन ले ले, उसको ये संज्ञान नहीं लेना था? क्या इस तरह के हालात आप पैदा करना चाहते हैं कि जब आग लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे? अब आग लग रही है तो आप कंटेनर बना रहे हैं, अब आग लग रही है तो आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। अभी तक आपके पास पैसा नहीं था, अभी तक आपको क्वालिटी चेक करने का टाइम नहीं था। और सर इंटरप्ट करूंगी इस चीज पे, एक बात और है, ये जो पैसे की बात हो रही हो, क्या आपके पास अभी तक ऐसे फंड्स नहीं थे, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जुड़ता है, वो है पीएम केयर्स फंड, जिसका आप आरटीआई के एप्लीकेशन के थ्रू भी नहीं पता लगा सकते कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आखिर वो पीएम केयर फंड किस चीज के लिए था? मैं आपको यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि देखिए, पहले ये होता था कि आप किसी भी उस पे आरटीआई मांग सकती थी। जब ये सरकार आई, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, इसने आरटीआई के दायरे से उसको बाहर कर दिया कि मतलब आप आरटीआई के तहत उस पे जवाब नहीं मांग सकते। तो ये लोग उसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन आप मुझे देखिए कि आदमी कितना पैसा फंड में दिया, पीएम केयर फंड में कितने कितने पैसे दिए गए। जब हम, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम जो है वो हम जवाब, जनता जो होती है वो सर्वोपरि होती है। लोकतांत्रिक देश में जनता के पास ये पूरा अधिकार होता है, जनता ही चुनती है, जनता मालिक होती है। राजा जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो एक जो है संवैधानिक पद होता है जिसको वो ग्रहण करता है। तो यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी विफलता के लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। और बार बार आप ये कह करके कि ऐसा है वैसा हो सकता था, आपने क्यों नहीं किया? मैं आपको वोट देता हूं, ये मेरा अधिकार है जानने का। मैं आपसे कहूंगा कि मैम, जो आप अपने घर में एक चिप्स का पैकेट खरीद के लाती हैं, जो आप ट्रेनों में जाते वक्त बोतल की बोतल खरीदती हैं पानी का, उसमें भी आप टैक्स पे करती हैं, तब जाकर के ये देश चलता है मैडम।
जी, हम सब बिल्कुल टैक्स सही, देते हैं, तो बिल्कुल कहीं सही। ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी है और ये हमारा हक है जो हमको नहीं छीना जा सकता। और सरकार को, विपक्ष देखिए इस वक्त इतना लाचार हो चुका है। मुझे एक बात याद है कि सर्टेन कि अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी, अब्राहम लिंकन ने ये कहा था। जी सर बताइए। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। उन्होंने कहा कि जिस देश में विपक्ष जो है वो लाचार और बेबस हो जाएगा, वो देश कभी आगे नहीं जा सकता। आप बताइए, आज हमारे देश में आप कोई भी बिल लाते हैं अपने हिसाब से आप पास कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आप मेजोरिटी में हैं। तो कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। आप जब उस पर बहस नहीं करेंगे, आप उस पर लोगों की राय नहीं लेंगे, तो आप बताइए कैसे देश आगे जाएगा? विपक्ष होता किस लिए? बिल्कुल सही सर। और सर इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि काला बाजारी और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी के साथ साथ एक और फेज है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, वो ये है कि वो ग्रुप सोसाइटी का, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे छोटे तबके के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास लोग हों, वो एक अलग तरीके की दिक्कत फेस कर रहे हैं, जो कि लॉकडाउन, जो कि मैं मानती हूँ बिल्कुल सही डिसीजन है इस समय केसेस को रोकने के लिए, बट स्टिल उन लोगों की भी तो एक प्रॉब्लम है, उन्हें भी तो अपनी दाल रोटी चलानी है। उनका क्या जो रोज रिक्शा चलाते हैं, उनका क्या जो रोज मजदूरी करते हैं, आखिर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं मैम कि अभी मैं इस पे पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, तो मैंने ये देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपए देने की बात कही है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 के आगे 3 जीरो बढ़ा करके देता हूं, 15,000 रुपए दे रहा हूं और उनसे कहूंगा कि 1 महीने आप अपने घर में राशन लगा कर, अपने 1 महीने के घर में रह करके आप मुझे बताइए, जो गांव से आदमी आता है वो किराए के मकान में रहता है सर, और एक किराए का मकान शहर में कम से कम 2 से 2,500 रुपए पे करता है। उसके बाद कम से कम 1,000 रुपए बिजली का बिल मान करके चलिए, और फिर उसके बाद उसका राशन आप कम से कम 2 से 3-4 हजार रुपए उसका राशन का मान के चलिए। 700-800 रुपए गैस सिलेंडर प्रेजेंट टाइम में है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब सारी चीजों को आप मिला लेते हैं, अचानक किसी की तबियत खराब हो जाती है, 20-25-50 हजार रुपए आजकल के हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, तो आप बताइए वो व्यक्ति कहां से लाएगा? वो तो रोज कमाता और खाता है। आप यकीन मानेंगे, मैंने अपने लाइव अपने शहर में देखा, मैं कह रहा हूं बार बार आपसे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में रहता हूं, और यहां मैंने देखा है कि पास ऐसे पुलिस वाले देखने को मिले हैं जो सपोर्टिव नहीं है। वो क्या करते हैं कि ठेलों को उठा करके फेंक देते हैं, जी मारने लगते हैं। उनको दया नहीं आती है कि वो वृद्ध आदमी जो ठेला लगा रहा है वो मजबूरी के तहत लगा रहा है। आपको ये नहीं मालूम है, आप ये नहीं जानती हैं कि हर आदमी ये चाहता है कि उसकी जान बचे। कौन बाहर निकलना चाहेगा? क्यों कोई अपनी जान मुसीबत में डालना चाहेगा? एक 40 साल 50 साल का आदमी ठेला क्यों लगा रहा है? कहीं ना कोई मजबूरी है ना। तो आपको बिल्कुल। मजबूरियों को समझना होगा, और ये आपके अपने लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं साहब, सब आपके अपने लोग हैं। तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, और सरकार अगर इस तरह का कोई कदम उठा रही है तो उससे पहले एक रोड मैप तैयार करे। वो रोड मैप ये बताए कि इन आम लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा, इनकी जरूरतों को हम कैसे पूरा करेंगे, और तब जाकर के पहले सरकारों को कोई भी नीति लाने से पहले वहां की पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लाया जाता है, वहां के लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया जाता है। क्या विश्वास पैदा हुआ है? आप मुझे बताइए। नहीं सर, और इसी के साथ एक चीज और है सर, हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने बीच में काफी अच्छी चीज कही थी कि कोविड का इलाज सारे सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे बेड्स नहीं है और उसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ता है तो उसका भी खर्चा सरकार ही उठाएगी। लेकिन जहाँ तक देखिए, मैं जानती हूँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो इसका कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने घर में आसपास कोविड केसेस देखे हैं, अपने दोस्तों में देखे हैं, उन्हें बेड्स दिलवाए हैं, अरेंज करवाया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हाँ सरकार सबका खर्चा, सारे सबके इलाज का खर्चा उठा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? मैम देखिए, जो आपने बात कही मैंने भी उसको पढ़ा और सुना था। तो देखिए, ये यकीनन एक ऐसा कदम है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। जी मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा ना, मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूँ, मैं सिर्फ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की। मैं अपना दर्द आपसे बता रहा हूँ। जो बातें आपने कही हकीकत आपके सामने है, मेरे भी सामने है। बस मेरा ये कहने का मकसद है कि क्या सरकार आंख पे पर्दा डाल करके बैठी हुई है? आपको पता है, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिस शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं, लखनऊ, वो लखनऊ शहर जो राजधानी कही जाती है उत्तर प्रदेश की, आप वहां के सीएमओ को फोन लगा करके देखिए, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आएगा। बिल्कुल आप सर। ट्राई करके देख लीजिए। बिल्कुल सर। तो आप मुझे बताइए, क्यों नहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे
व्यक्त करके आ रहे हैं, जो ये कहे कि नहीं हमारी जिम्मेदारी, इस वक्त आपदा का अवसर है, इस वक्त आपदा का माहौल हमारे देश में है, हमारी जरूरत देश को है, और वो बंदा ये कहे कि नहीं मैं अपनी ड्यूटी 24/7 करूंगा, और वो खुद जा करके ये कहे कि नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप अच्छे और बुरे वक्त में बताइए, ऐसे अधिकारियों को आप क्यों नहीं ला रहे हैं? ये बात क्या तो आपकी वजह सर, है? आप ये तो कार्रवाई बात सर आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग जिन्होंने ट्विटर पे हेल्प मांगी है, हॉस्पिटल जिसने अपने बाहर बोर्ड लगाया कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ बेड्स नहीं है, आपने उनके ऊपर केस करा दिया और उनको अरेस्ट करा दिया। लेकिन वो हॉस्पिटल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं बनती है? मैं आपको बताऊं मैम कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे सामने एक केस आया कि मुझे एक फोन आया कि सर ऐसा है कि जो है एक बच्ची है, उसको कोविड हो गया था और उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, और 2 या 3 दिन वो लोग हॉस्पिटल में रखे थे। आपको मालूम है बिल कितना आया था? 2 लाख रुपए बिल आया था। 2 लाख रुपए बिल आए थे। अब आप मुझे एक बताइए कि जो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, जो रोज कमाने वाला आदमी है, वो इतने पैसे कहाँ से देगा साहब? कहाँ से देगा? और इनके लिए क्या सरकारें जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी? सिर्फ वो एक दूसरे के कंधे पे रख करके और कंधा गेम खेलना चाहती है। बिल्कुल आवाम को सही बात है फुटबॉल सर। समझ रखे हैं क्या? जो आवाम जो को फुटबॉल जो समझ रखे हैं क्या? जो सोसाइटी का एक ऐसा ग्रुप है जो कि रोज कमाता है और रोज खाता है, वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो आप उससे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने 1 लाख 2 लाख 4 लाख का हॉस्पिटल का बिल पे कर देगा? और मैं सर आपको बताऊं कि जी, मैं नहीं कह रहा हूं मैम, आप मुझे बताइए कि हम जिस भारत देश में रहते हैं, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ जी, आज भी 60 से 70% आबादी गांव में निवास करती है। आप मुझे बताइए गांव की हालत अभी देखिए, अभी इनके किसी मंत्री के साथ हुआ, किसी की डेथ हुई तो बाकायदा वो सदन में चर्चा का विषय हो गया। तो लोगों ने कहा, तब किसी के बड़े डॉक्टर ने, गोरखपुर के मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि जो आप समझ रहे हैं ये गांव के लोग रोज फेस करते हैं। जब वो उनके वहां कोई मरीज आता है तो उसको पहले जो उनका नियरेस्ट पीएसयू होता है वहां भेजा जाता है। जो सरकारी अस्पताल का जो एक हिस्सा होता है वो सरकारी अस्पताल नहीं होता है, उसको सिर्फ प्राथमिक उपचार वहां मिल सकता है। वहां वो जाता है, फिर उसको देखने के बाद ये कहा जाता है कि आप सरकारी अस्पताल जाइए। जब वहां से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर सरकारी अस्पताल में जाता है, फिर वहां रुकता है, तो फिर उससे ये कहते हैं डॉक्टर्स देखने के बाद कि ये हो गया वो हो गया, अब तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं। अब पता चलता है कि तुम 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर यहाँ से दूर जो मेडिकल कॉलेज है वहां ले जाओ, और मेडिकल कॉलेज का हाल आप जान रही हैं। तो आप मुझे बताइए, जब इतना टफेस्ट वो है, आज जो बड़े लोग हैं उनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वो चिल्ला रहे हैं तो आपको दिख रहा है। लेकिन एक गरीब आदमी जो रोज कमाता और जो रोज इस कंडीशन को फेस करता है, जो पूरी जिंदगी इस चीज को फेस करता है, वो आपको नहीं दिख रहा था? वोट बिल्कुल लेने तो सर, आप ही जाते हैं ना साहब, बिल्कुल सर, वोट बिल्कुल लेने सर। तो आप ही जाते हैं ना साहब। और उस समय आप वादा भी करते हैं कि हर हर व्यक्ति समाज का एक बराबर है और आप सबके लिए हैं। बट फिर उसके बाद एक बार इलेक्शन जीतने के बाद शायद वो सारी चीज़ें वैसी रह नहीं जाती। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार ने हमारे लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, बिल्कुल किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस चीज़ की आपको वार्निंग पहले ही दी जा चुकी थी, अगर उस हिसाब से आपने उसकी प्रिपरेशन की होती तो आज भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में इस लेवल पे नहीं होता कि सबसे ज्यादा केसेस। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का एक अलग वेरिएंट जो कि नए केसेस यहाँ पे देखे जा रहे हैं, शायद उसकी नौबत ही नहीं आती। शायद हमें विदेशों से आप वैक्सीन लेने की नौबत ही नहीं आती। आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये पता थी आपको कि इस तरह के हालात पैदा होंगे, वैसे देश में, वैसी कंडीशन में हमारा देश जो है वो ऑक्सीजन का निर्यात कर देता है, बेच देता जी, है, भेज देता था दूसरे मुल्कों को। ये कौन सी अकलमंदी है भाई साहब? आप मुझे बताइए कि मैं इतना बड़ा वीरदानी हूं कि अपने घर में देख नहीं रहा हूं कि मेरे घर में खाना बना है कि नहीं, और मैं बाहर बांटने चला जाऊं? ये तब तो मेरे घर के लोग भूखे ही तो मरेंगे साहब, कि नहीं मरेंगे? आपको ईश्वर ने, भगवान ने बुद्धि दी है कि नहीं दी है? सर ये तो खैर, लेकिन मैं मानती हूँ ये सारी गलतियां हैं और ये सरकार की बातें हैं। लेकिन सर मैं आपकी तरफ से आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगी और हमारे दोस्तों के लिए मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि आप इस पैंडमिक के समय में आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो क्या करें, और इस काला बाजारी के ऊपर और ये जितनी भी सारी घटनाएं हमारे आसपास चल रही हैं, इन सब पे सर एक समरी में एक कुछ शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे? और सर इसमें मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इतने ऑलरेडी इतनी फेमस और माने हुए पोएट हैं, तो सर एक तो पोएम आपकी तरफ से बिल्कुल बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ आपकी बात। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, 2-3 बातें आपने बहुत जल्दी-जल्दी बहुत सारी चीज़ें कह दी, तो थोड़ा-सा हम लोग थोड़ा कम दिमाग वाले होते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सोच-सोच कर के बातें रखनी होती हैं, तो उसका भी मुझे ख़्याल रखना है। पहली बात ये आपने कही कि देखिए कालाबाज़ारी और जो सारी चीज़ें हैं, मैं 2 बातें कहूँगा आपके माध्यम से, जो लोग मुझे या आपको सुनेंगे, मेरी ये उनसे गुज़ारिश होगी कि वो खुद भी खोरी जो है वो ना करें, और ना ही दूसरे
वो विरोध करें। और सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं, सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उस पर इसकी सूचना दें, अपनी तरह से अदा करें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं, ताकि उसको ये पता चल सके, सरकार के सामने अपनी शिकायतें अपने जिला अधिकारी के द्वारा या जो और भी हेल्पलाइन नंबर दी गई हैं पर आप अपनी बातों को प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपनी बातें रखें। और यकीन जानिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे और उसका फायदा समाज में सभी को मिलेगा। ये तो बात हो गई इसके लिए। दूसरी चीज है कि जब आप किसी भी चीज को लेने जाइए, जैसे बहुत से लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों को सिलेंडर्स अपने रेफरेंस पे दिलवाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर कैजुअलिटी हो गई। उन्होंने क्या किया, सिलेंडर अपने वहां रख लिया, वापस नहीं कर रहे हैं, फोन करो तो नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। उनके कहने का मैं उनसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि भाई, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे ऐसे हालात पैदा हो, जमाखोरी मत करो, मत इस बात पे डरो कि कल क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। तुम ये चीजें मत कर दो। अगर ऐसा हर कोई करने लगे, हर आदमी अगर अपने घर में एक एक सिलेंडर रखने लगे, तो आप सोचिए कि फिर जो है ऐसी हालात क्यों नहीं पैदा होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको और आपको, या हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम लोग एक दूसरे को जागरूक करें कि देखिए आप ये चीजें करिए, देसी भाप लीजिए, जो है गर्म पानी का उपयोग कीजिए, या जो सरकार गाइडलाइन बता रही है, जो एम्स WHO बता रहा है, उस पर अमल करें, तो यकीनन ऐसे हालात नहीं आएंगे। पूरी उम्मीद है ईश्वर से, अल्लाह से, और हम बार बार ये दुआ करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मुल्क जो खुद एक खूबसूरत मुल्क है, उसकी वजह यह है, इस मुल्क की एक खूबसूरती है। खूबसूरती ये है मैम कि जिस तरह आप देखेंगे कि फुलवारी होती है, फुलवारी में एक कलर के फूल होते हैं, गेंदे का या गुलाब का या किसी चीज का, लेकिन एक बागीचा आप देखेंगे तो उसमें हर तरह के फूल होते हैं। तो हमारा भारत देश एक बागीचा है, जहां पर सभी धर्म और जाति के लोग स्वतंत्रता के साथ और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ रहते हैं। ये कमाल है हमारे देश का। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये वो धरती है जहां पर पुरुषोत्तम राम, भगवान राम का जन्म हुआ है। ये वो धरती है जहां पर ख्वाजा अजमेरी आराम फरमा रहे हैं। ये वो धरती है जहां से महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व में जो है शांति का, सद्भावना का पैगाम दिया है। ये वो धरती है जिसे महावीर प्रसाद की धरती कही जाती है। ये वो धरती है जिसने पूरी दुनिया को सबसे पहली संस्कृति दी है। हमारी हड़प्पा संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है, सबसे पहले हम डेवलप थे। तो कहीं ना कहीं हमको यह एहसास करना होगा और लोगों को, एक दूसरे को जागरूक करना होगा कि अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, अगर खुदा ना करे कोई ऐसे हालात पैदा हो, आप निकलते हैं, तो अगर आप मास्क लगाए हैं, सामने वाला नहीं लगाया है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया अगर आप लगाओ तो आप खुद भी सुरक्षित रहोगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और आप ये मानवता के तहत ये काम करेंगे, और यकीन जानिए जब आप उससे हमदर्दी से ये बात करेंगे तो आपकी बात सुनेगा भी और अमल भी करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। दूसरी बात आपने अभी, और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा अपने साथियों से कि देखिए हम सब नौजवान हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम लोग, अक्सर ऐसा होता है कि नौजवान होने की वजह से घरों से बाहर चले जाते हैं, इसलिए कि हमारी जो ह्यूमैनिटी जो पावर है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन भाइयों, यकीनन ज्यादा होती है, लेकिन जब हम घर में लौट के आते हैं तो उस घर में एक बूढ़ा बाप भी होता है, एक बूढ़ी माँ भी होती है, एक बीवी भी होती है और एक बच्चे भी होते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है। तो वो सब उस चपेट में आ सकते हैं। तो यकीनन आप अपने घरों में भी रहें, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरत हो तो मास्क का भी उपयोग करें। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिन लोगों को अगर पैदा हुए हैं वो खुद को क्वारंटाइन करें, अलग घर में ही रहें। यकीनन वो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सही हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी सरकार की गाइडलाइन आई है और समय समय पर आती है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसका पालन करें, क्योंकि हमने इस भारत देश में, जिस भारत देश में हम रहते हैं, वहां पर कुछ संविधान के तहत उन लोगों ने वो शपथ ली है, तो हमको उनका एहतराम करना है, हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनकी बातें माननी है, और यकीनन वो हमारी भलाई के लिए ही कोई भी कदम उठाएंगे। ये बहुत थी बढ़िया एक कहा है छोटी सर सी आपने। आपसी बात, थैंक यू आपसी वेरी मच बातचीत सर। जो आपने कहा। और जो अभी आपने दो बातें कही, तो मैं कुछ ऐसे ही मैं देख रहा था तो मुझे याद आ गया कि देखिए एक इंसानियत, आप मानवता की बात कही, तो वही अब देखिए एक ऐसे ही बात हो रही थी कि वही असली है धर्म अनुयायी, वही असली धर्म अनुयायी है जिसने मानवता की अलख जलाई है, यानी जो खुद से पहले मानवता की बात करता है। और दूसरा शेर ये है कि इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो मानवता के काम आता है, जब वो मानवता के काम आता है। और जो जो आपने कालाबाजारी के बारे में बात कही थी, तो एक दो शेर मुझे याद आ गए, सुनिए कि जो है, कालाबाजारी का अभी है समय भरपूर, फायदा तू भी उठा ले, है मानवता दूर, है मानवता दूर।
तो वही शेर यूं हुआ था कि काला बाजारी का अभी है समय भरपूर, काला बाजारी का अभी है समय भरपूर, फायदा तू भी उठा ले, है मानवता दूर, है मानवता दूर। और दूसरा शेर और भी सुन लीजिए इसी के हवाले से कि मुश्किल घड़ी में, मुश्किल घड़ी पे आस खरीद पाओगे क्या, मुश्किल घड़ी पे ये आस खरीद पाओगे क्या, साथ प्यार लोगों का विश्वास खरीद पाओगे क्या, साथ प्यार लोगों का विश्वास खरीद पाओगे क्या, जिन पैसों की खातिर ब्लैक कर रहे हो सिलेंडर, जिन पैसों की खातिर ब्लैक कर रहे हो सिलेंडर, मौत आएगी जब उन पे, मौत आएगी जब इन पे, उनसे सांस खरीद पाओगे क्या, उनसे सांस खरीद पाओगे क्या। और एक शेर और ऐसे हुआ था, सुनिए कि महामारी के समय में भी कुछ लोग व्यर्थ साधनों पर आमादा हैं, व्यर्थ साधनों पर आमादा हैं, जितना खतरा कोरोना से है उससे ज्यादा खतरा इनसे भी है। तो ये दोहरे खतरे से हमारा देश जो है वो लड़ रहा है, एक तरफ तो कोरोना है और दूसरी तरफ महामारी है। और एक आखिरी शेर सच कह रहे हैं आप। जी 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 सर, मैं सुन एक कालाबाजारी के हवाले से कि मेरा देश दो दो बीमारियों का शिकार है, मेरा देश दो दो बीमारियों का शिकार है, एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी से हाहाकार, दूसरी तरफ कालाबाजारी से हाहाकार है। जो अभी आपने बात कही तो देखिए कुछ शेर मैंने अपने कहे थे कोरोना के हवाले से कि एक शेर मेरा था जो बहुत ट्रेंड भी हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया कि अपने साए से भी डर जाते हैं लोग, अपने साए से, यानी जो आपका अक्स होता है, जो परछाई होती है, ये अपने साए से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। उतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत, उतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग। बहुत शुक्रिया। और देखिए जो बात आपने कही कि क्या हो सकता है, कैसे करेगा, तो हमने कहा था कि तो शेर कहा था जो आपने कहा पैगाम देना है, तो वही कि जिंदगी को नया सफर देंगे, जिंदगी को नया सफर देंगे, फिर उम्मीदों से इसको भर देंगे, जिंदगी को नया सफर देंगे, फिर उम्मीदों से इसको भर देंगे, लॉकडाउन बस करे पालन, हम कोरोना को मात दे देंगे, हम कोरोना को मात दे देंगे। और ये आखिरी शेर कि हम भारत के वासी, हम भारत के वासी दुनिया जानती है, हम भारत के वासी दुनिया जानती है, ये देश है जो कि वक्त संवारेगा, ये देश है जो कि वक्त संवारेगा। हमने तो बस ये तय करके रखा है, हमने तो बस ये तय करके रखा है, हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे तो अंत शायद मुझे करना चाहिए था कुछ ऐसे बहुत अच्छे से, लेकिन आपने इतने कमाल के शेर बोल दिए कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ आखिरी में बोलने की ज़रूरत भी होगी, बट फिर भी मेरी तरफ से जी यही मैसेज होगा कि प्लीज़ आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर पे रहिए, गाइडलाइंस को फॉलो करिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, और गलती से भी कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि आपके परिवार के लिए आप उनके सदस्य हैं, लेकिन सरकार के लिए याद रखिएगा आप सिर्फ एक केस हैं और एक नंबर है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा जी। और मिनत सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती समय निकाला, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक बेहतरीन तैयारी आपने कर रखी थी और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छी बात कही। देखिए अभी आपने कहा कि जाते जाते मैं अपने सभी लिसनर से एक बात कहूंगा कि अभी आपने कहा कि मैं शायर हूँ, लिखता होता हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो एक बात मैंने कही थी कि वो ये है कि चरागों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर। सर मैं भी खुद उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही किसी सोशल कॉज पे आपसे दोबारा जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सर आज के लिए आपने अपना समय दिया, मैं उसके लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपने व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया आपका जी, और अपने व्यूअर्स को यही कहती हूँ कि घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और सारी गाइडलाइंस का फॉलो करिए, सारी गाइडलाइंस को, और प्लीज वैक्सीन लगवाइए। तो स्टे सेफ और हम दोबारा जल्दी कनेक्ट होंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।